मनोज साहब, आपने संजय जी को भी सुना, अरविंद जी को भी सुना। आप सब चीज़ों को ठीक से देखते हैं, सब चीज़ों को समझ रहे हैं। मुझे थोड़ा सा समझाइए, एक तो जो बात हुई मिडिल क्लास की बात जो अरविंद जी ने भी की कि टैक्स में शायद कुछ रिबेट मिल सकती है। पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में हमने मिडिल क्लास को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है, क्योंकि या तो आप बहुत गरीबों के लिए करते हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, या और जो सुविधाएं हैं, तमाम तरह की सरकार की योजनाएं जो होनी चाहिए वो उनके लिए हैं, या फिर संजय जी तो दोस्त हैं सरकार के, किसी भी सरकार में हो तो फिर या उनका ध्यान रखते हैं। हालांकि ये बातें एक नैरेटिव है मिडिल क्लास का जी, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इससे बहुत सहमत नहीं हूँ जी, क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेटिक जो पॉलिटी है जी, वह प्रेशर ग्रुप से चलती है जी, और कुछ ऐसे पॉलिटिकल ग्रुप हैं, जैसे एक किसान का पॉलिटिकल ग्रुप है, जी, एक मजदूर का है, और तीसरा जो पॉलिटिकल ग्रुप बड़ा है वो मध्य वर्ग का है। जी। आप युवाओं को भी एक पॉलिटिकल ग्रुप मान सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी उनका बार बार जिक्र करती हैं। अगर आप सिस्टम में हिस्सेदारी को देखें जी, तो उच्च वर्ग तो चलिए वो एक अभिजात वर्ग है, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग और कुल मिलाकर के जिस तरीके से पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर और कंट्रोलर होते हैं उसी तरीके से वो इकोनॉमी के कंट्रोलर होते हैं। लेकिन मिडिल क्लास, यह बात ठीक है कि भारत में उसकी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है और लोअर मिडिल क्लास वो मिडिल क्लास में जो है परिवर्तित हो रहा है। अर्बन क्लास, इंडस्ट्रियल क्लास और जो बड़े फार्मर हैं वो मिडिल क्लास के को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि मिडिल क्लास का जो एक्सपेक्टेशन है वो तो एक तो टैक्स को लेकर के है जी। तो मैं ये मानता हूँ कि जो सैलरीड इनकम है जो किसी तरीके से करों का जो है वंचना नहीं कर सकता, उसको आप स्टैंडर्ड डिडक्शन जरूर बढ़ाने का काम करिए। लेकिन एट द सेम टाइम यह भी देखिए कि मिडिल क्लास जो खास करके गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उन्हें तो है मोटी पेंशन मिलती है जी। लेकिन देश का साइजेबल चंक ऑफ पॉपुलेशन वो सोशल नेटवर्क या सोशल सिक्योरिटी से जो है मरहूम है जी। तो कहीं ना कहीं उनकी पुरानी पेंशन की मांग हो रही है लेकिन लोग यह नहीं देखते कि करोड़ों लोगों को 400 रुपये माहवारी पेंशन भी नहीं मिलता, वह भी टाइम से नहीं मिलता। तो कुछ हमें एड्रेस करने की जरूरत है। अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई किस तरीके से गैर बराबरी बढ़ रही है। तो मेरा ये मानना है कि जो मैन मेड और सिस्टम मेड जो गैर बराबरी है वो सरकारें एक इक्वल एजुकेशन पॉलिसी, लेबर वेलफेयर पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी और हेल्थ पॉलिसी को अगर एक बराबर बनाएं, पूरे देश में एक यूनिफॉर्म पैटर्न दें तो मैन मेड इनइक्वालिटी जो है उस पर जो है काबू पाया जा सकता है। बाकी मिडिल क्लास हो सकता है कि अपर मिडिल क्लास की तुलना में अपने को थोड़ा सा वंचना में समझ रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी चीज़ों की एक तरह से जिम्मेवारी उसे ही निभानी है, चाहे वो नैतिकता की जिम्मेवारी हो, सरकार को कर अदा करने की जिम्मेवारी हो या कहीं ना कहीं त्याग करने की जिम्मेवारी हो। लेकिन हमें ये ज़रूरत है कि केस टू केस, एरिया वाइज एरिया, सबके बराबर, सबके साथ एक बराबर ट्रीटमेंट किया जाए। ठीक है। और उसमें इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग का भी बड़ा रोल है, पॉलिसी मेकिंग का भी बड़ा रोल है। और उसमें बजट से आज इकोनॉमिक सर्वे से पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गया कि ग्रोथ रेट जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है जिसको लेकर के सारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और इकोनॉमिक आइडियोलॉग में सहमति है कि अगर ग्रोथ होगा तभी गरीबों के लिए भी ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस होगा। तो हमने देखा कि कोविड काल में हमारा ग्रोथ जो है अफेक्टेड हुआ, लेकिन पिछले बार 8.6%, इस बार 6.5% और अगले साल ग्लोबल क्राइसिस के मद्देनजर भी 6% की भारतीय इकोनॉमी ने गारंटी ली है। लेकिन इसके बाद के कई सारे सवाल हैं जिसपे कि बजट के जरिए भी वो चीजें रिफ्लेक्ट होनी, उस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य भी हैं। डॉक्टर अग्रवाल, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री के अलावा जो सबसे बड़ा सेक्टर है जिस पर हमें चिंता रहती है और खासतौर से कोविड के बाद, वो है हमारा हेल्थ सेक्टर, मेडिकल सेक्टर। आप उसको कैसे देख रहे हैं? भारत सरकार ने बहुत सारा काम इस पर किया है, जैसे वैक्सीन ही हमारी एक बड़ी उपलब्धि रही कोविड के दौरान और कोविड में जो इलाज हुआ, लेकिन क्या उम्मीद आप करते हैं कि हेल्थ सेक्टर कैसे काम करेगा? हेल्थ सेक्टर का रेफरेंस मैं आपको थोड़ा सा देना चाहता हूँ। हेल्थ सेक्टर का मतलब आपके मित्रों के बड़े अस्पताल नहीं, जो आम आदमी है उसको कैसे हेल्थ सर्विसेज बेटर मिल पाए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2023-24 का जो बजट आना है जी, या उसके पिछले 2 सालों में जो हेल्थ बजट आए हैं जी, उनमें बहुत ही निराशाजनक वृद्धि मिली है। हालांकि स्वास्थ्य सेवा का प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कार्यक्रम रहा है जी, उसमें पिछले 2 साल में कोरोना महामारी में बहुत ही शानदार काम किया गया है। जी,
उसके बाद एक निम्न और मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को एक सेवा के रूप में हमें विकास की जरूरत है, हमें अपने बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की जरूरत है, जिसके लिए हेल्थ बजट के प्रावधानों को मजबूती से सरकार को अपने बजट में शामिल करना चाहिए। जी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से 23 और 24 के बजट के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को भी एक विचार करने के लिए एक पत्र सौंपा गया था, जी जिसमें यही कहा गया है कि मेडिकल टूरिज्म को देखते हुए हमारी सेवाओं को निरंतर बढ़ाने की सख्त जरूरत है, जी जिसमें जीएसटी और अन्य तरह के टैक्सों को में ढील दिया जाना बहुत जरूरी है। जी आप जानते हैं, आप समझते हैं कि हमारे देश में 50% से ज्यादा आबादी निम्न और मध्यम वर्ग की, उनके पास इतने रुपए नहीं है कि वो बड़े अस्पताल में इलाज करा पाए। जी हालांकि अस्पतालों की संख्या में वृद्धि है, लेकिन उसके बाद दवाइयों का बोझ, जांचों की बहुत ज्यादा अप्रत्याशित वृद्धि, जो पैसे जांचों में लिए जाते हैं वो बहुत ज्यादा चार्जेस हैं, कम किए जा रहे हैं, लेकिन बजट के प्रावधानों को देखते हुए ये सारे संसाधन नाकाफी हैं। जी तो मेरा निवेदन सरकार से है कि ये ग्रामीण और कस्बे लेवल पर या जिला लेवल पर ये जो स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं, इनमें कम से कम कर वृद्धि को ना बढ़ाकर इसमें थोड़ा सा जीएसटी स्लैब को, मेडिकल उपकरण, दवाइयां आदि के स्लैब को नीचे किया जाना अति आवश्यक है।